हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरे के बाद मुल्क की 14 रियासतों में एहतजाज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि मुल्क में एहतजाज करने के हक से अनारकी फैल रही है। सवाल ये कि क्या मुल्क में कानून का राज होना चाहिए या फिर पुरतशद्दुद एहतजाजियों को मुल्क पर राज करने की इजाजत दे देनी चाहिए। जून के महीने में पहले और दूसरे जुमे के दिन जिस तरह से नमाज जुमा के बाद एहतजाज हुआ वो मुल्क में पहले कभी भी नहीं हुआ। नमाज जुमा के बाद मुल्क की 14 रियासतों में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। और जल्द ही एहतजाज ने पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर ली। एहतजाजियों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया और पुलिस पर बमबारी तक की। ये सब कुछ हुआ, इसके नतीजे में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़ा तबसरा करने के बाद पार्टी से बर्खास्त कर दिया था और अब नुपुर शर्मा के खिलाफ कई केस भी दर्ज किए गए। कई अरब ममालिक ने आगे आकर नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरे की मजम्मत की और एहतजाज किया। अरब ममालिक के एहतजाज के बाद कुवैत में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि ये सोच हुकूमत हिंद की नहीं है। साथ ही वाज़ेह किया कि कुछ शरपसंद अनासर की अपनी राय है। मुतनाज़े बयान पर मुखालिफत के बाद नुपुर शर्मा ने माफीनामा भी जारी किया, जिसमें नुपुर ने वाज़ेह किया कि महादेव के खिलाफ बयान के बाद गुस्से के सबब ये बयान दिया। साथ ही बगैर किसी शर्त के नुपुर शर्मा ने माफीनामा देते हुए अपना बयान वापस ले लिया। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में हर बाशिंदे को बोलने का हक हासिल है, लेकिन साथ ही हमें ये ख्याल भी रखना होगा कि हम जो बोले उससे किसी के मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। और एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में मजहब का मजाक उड़ाने वाले और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बना सकते। नुपुर शर्मा के मुताबिक टीवी डिबेट में महादेव के खिलाफ गलत बयान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और काबू खो दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो मुस्लिम रहनुमा नुपुर शर्मा के खिलाफ मुतनाज़े बयान को लेकर तनकीद कर रहे हैं, क्या उनको महादेव के खिलाफ गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? अगर मुस्लिम रहनुमाओं ने ऐसा किया होता तो शायद एहतजाज इतना पुरतशद्दुद ना होता। इतना ही नहीं, इस बात पर नुपुर शर्मा को इतनी धमकी मिली कि सरकार को उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी देनी पड़ी। हिंदुस्तान एक कामयाब जमहूरी मुल्क है और हर बाशिंदे को हुकूक की हिफाजत की गारंटी भी हासिल है। और अगर नुपुर शर्मा कसूरवार साबित होती हैं तो कानून उनको सजा देगा। हमें इस जमहूरी मुल्क में एक दूसरे के मजहब के ताई इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। अगर हमारे आईन ने हमें कुछ हुकूक दिए हैं तो उसके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, जिसे हमें बखूबी निभाना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क में कानून पर अमल और उसकी पासदारी करने वालों से कम ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो किसी सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी के खिलाफ तशद्दुद करेंगे। लेकिन नुपुर शर्मा के मुतनाज़े बयान के मामले में एहतजाजियों का रवैया बिल्कुल उलट था। एहतजाजियों ने सिर्फ सरकारी इमला को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कई लोगों के घरों को नजरे आतिश कर दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में लोग अक़लियतों को उनके हुकूक मिलने के हक में हैं। लेकिन इस तरह के तशद्दुद से अक्सरियत को सिर्फ डर और खौफ ही नहीं होगा, बल्कि उनके दिमाग में अक़लियतों के खिलाफ नफरत भी पनपेगी। और इसीलिए अक़लियतों की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क सेक्युलर रहे और टूटने से महफूज रहे।
इस तरह के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद बुलडोजर मुहिम चलाई गई। मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में डेमोलिशन ड्राइव के साथ ही बुलडोजर फिर से सुर्खियों में आ गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जरा थोड़ी यादें ताजा कर लेते हैं। सबसे पहले बुलडोजर सुर्खियों में आया था 2020 में, जब 8 पुलिस वालों के कातिल गैंगस्टर विकास दुबे के घर को जमींदोज किया गया। तब भी कुछ सियासी जमातों ने हुकूमत पर एंटी ब्राह्मण होने का इल्जाम लगाया था और अब फिर से इल्जाम हुकूमत पर लगाया जा रहा है। और जब प्रयागराज में हुए तशद्दुद के मुबैना मास्टरमाइंड के घर को जमींदोज किया गया, अब सियासी जमातें हुकूमत पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि हुकूमत अब एंटी माइनॉरिटी हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और फिर से क्यों एक बार बुलडोजर सुर्खियां बटोर रहा है? आइए देखते हैं। ये था जावेद मोहम्मद का घर, प्रयागराज तशद्दुद के मुबैना मुलजिम जो प्रयागराज के आरसन में रहते थे। इंतजामिया ने नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़िर बयान के बाद प्रयागराज में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद गैर कानूनी तामीर का हवाला देते हुए जमींदोज कर दिया। तो सवाल ये कि जब घर की तामीर गैर कानूनी तरीके से की गई है तो इतना शोर शराबा क्यों? हालांकि अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने एक तबके को निशाना बनाया है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने वाज़ेह किया कि कानून के हिसाब से ही गैर कानूनी तामीरात को जमींदोज किया गया है। साथ ही ये भी बताया कि बगैर नक्शा पास कराए ही घर की तामीर की गई थी और 1 माह कबल ही नोटिस भी सर्व किया गया था, जिसके बाद घर के मालिक को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका भी दिया था। हालांकि इस बात को खारिज करते हुए वकील ने ये दलील पेश की कि घर की तामीर गैर कानूनी नहीं थी और उत्तर प्रदेश सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। लेकिन इस बात से ज्यादातर लोग मुत्तफिक नहीं थे और हुकूमत की कार्रवाई की हिमायत की। सोशल मीडिया पर हुकूमत की कार्रवाई की हिमायत में भी लोगों ने पोस्ट की। इतना ही नहीं, लोगों ने इस तरीके को कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए एक अच्छा और मौसर कदम बताया। कहानी जितनी आसान नजर आ रही है उतनी आसान है नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जो बुलडोजर कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शरपसंद अनासिर और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलजिमीन के खिलाफ मौसर कार्रवाई बता रहे हैं और उनको ऐसा भी लगता है कि इनमें ज्यादातर अफराद मुसलमान हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए देखते हैं। मुल्क की आबादी में तकरीबन 14.2% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन NCRB के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक 16.6% लोग कसूरवार हैं और किसी न किसी मामले में सजा काट रहे हैं। तो वहीं 18.7% लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस जेर इल्तवा है, जबकि 35.8% लोग जेल में कैद हैं। NSSO रिपोर्ट के मुताबिक 46% मुसलमान शहरी इलाकों में खुद का कारोबार करते हैं। अब सवाल ये कि हमने अचानक से मुसलमानों के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर बात करना क्यों शुरू कर दिया है? शायद इसलिए कि मुसलमान खुद को विक्टिम बताते हैं, या फिर शायद इसलिए कि मुसलमान बंटवारे की सियासत का खिलौना बनकर रह गए हैं। और हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है। मुल्क की आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक मुल्क पर उन सियासी जमातों ने राज किया जो खुद को सेक्युलर पॉलिटिक्स का कस्टोडियन बताते हैं। सेक्युलर लफ्ज 1976 में हिंदुस्तान के आइन में 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। हालांकि सियासी माहिरीन ने इसे मुसलमानों का वोट बैंक जोड़ने की सियासत बताया और यहीं से शुरू हुई हिंदुस्तान की सियासत की वोट बैंक पॉलिटिक्स। आइन में सेक्युलरिज्म लफ्ज का जोड़ना सियासी गलती में सुधार था, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में सेक्युलर एक सियासी और इंतखाबी हथियार बन गया, जिसमें अक़लियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। 2006 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के बयान को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने कहा था कि अक़लियतों का और खासकर मुल्क के वसाइल पर पहला हक मुसलमानों का है।
और तभी से मुल्क के अक्सरियत तबके के लोग गैर महफूज महसूस करने लगे, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में गुस्सा और दिमाग में नफरत पनपने लगी। नतीजा ये हुआ कि साल 2014 में लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए अक्सरियत के साथ बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। ये ऐसा था जैसे तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही हो, लेकिन फर्क बस इतना था कि पहले यूएस था और 2014 में हिंदुस्तान था। यूएस के सदर रिचर्ड निक्सन ने इसे साइलेंट मेजॉरिटी की ताकत बताया था। 1959 में यूएस में एहतजाज के बाद मेजॉरिटी ने उस दौर में एहतजाजियों के खिलाफ चुप रहकर एहतजाज दर्ज किया। 1972 में निक्सन ने सदारती इंतखाब में 50 में से 49 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। सियासी माहिरीन ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जीत को वोट बैंक की सियासत का नतीजा ही बताया था, या यूं कहें कि साइलेंट मेजॉरिटी का फायदा उठाया था, और जिसमें हिंदू वोटर कहीं न कहीं सेकुलर पॉलिटिक्स से थक गया था और जिसने 70 साल बाद अपनी राय बदलने का फैसला लिया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब साइलेंट मेजॉरिटी की हिमायत से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इख्तिदार में आए तो एनजीओ की गैर मुल्की फंडिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए और इस कदम ने एक तरह से वोकल माइनॉरिटीज को शांत कर दिया। एनजीओ, मीडिया वगैरह ने नई तरह का मुतनाज़ा बयान शुरू कर दिया और हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत शुरू कर दी। लेकिन ये कहना कि बुलडोजर कार्रवाई में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। अप्रैल 2022 में जब योगी आदित्यनाथ दोबारा इख्तिदार में आए तो उन्होंने वाज़ेह किया था कि बुलडोजर कार्रवाई क्रिमिनल्स और माफिया के खिलाफ होनी चाहिए, गरीबों के खिलाफ नहीं। अब एक हाथ में गरीब कल्याण की योजना को लेकर के, विकास की योजना की छड़ी को लेकर के चलेंगे और दूसरे हाथ में इन बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर का बेहतर। हिंदुस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और किसी के भी दबाव में फैसले नहीं लेती है। 2020 में विकास दुबे के घर को मुनहदिम करने का फैसले को कैसे भूला जा सकता है, जब एक हिंदू ब्राह्मण विकास दुबे के घर को जमींदोज किया गया और सरकार को एंटी ब्राह्मण करार दिया गया। लेकिन तब भी ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। इतना ही नहीं, कुछ मुसलमानों ने भी बीजेपी को ही वोट दिया। CSDS लोकनीति सर्वे के मुताबिक 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और ये कहा गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हुकूमत ने किसी भी तरह की कोई तफरीक नहीं की और बिना तफरीक के तमाम स्कीम्स को भी नाफिज किया। असेंबली इंतखाब से कबल बीजेपी लीडर्स ने कई इंटरव्यूज में बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कीम से मुस्तफीद हर तीसरा शख्स मुसलमान है। सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नेशनलिस्ट होने के बावजूद भी विक्टिम है। मौलाना के अलावा कोई लीडरशिप नहीं है। आज भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि ख्वानदगी की शरह बेहद कम है। इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, तालीम दी जाए, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली मजबूत बनाया जाए, जिससे मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चल सके। जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में मल्टी कल्चरलिज्म नया कल्चर बनकर उभर रहा है और वोट बैंक वाली सियासत दिन ब दिन खत्म हो रही है और शरपसंद अनासर के खिलाफ आज हुकूमत एक्शन लेने में पीछे नहीं है। और इसीलिए हर जमहूरी मुल्क की तरह हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम भी बेहतर हो रहा है।